हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर पीईटी का टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपको 25 प्रश्न आपके यहाँ पर हिंदी के हैं और आपके 25 प्रश्न आपके जीके के हैं। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता भी चलेगा कि नहीं हाँ जीके भी है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट आते हैं कि सर जीके भी पढ़ाइए। भाई इस वीडियो को पूरा देखा करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि नहीं आगे जीके भी है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हिंदी में जो कि पहला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना, सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना या बीमार होना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, आप देखते हैं ना बहुत गुस्सा हो, है ना, ये बोल देते हो ना, कभी कभी आप हमको भी बोल देते हो जब हम आपको डांट देते हैं, है ना। तो कहें सर जी काहे लाल पीले हो रहे हो, है ना, मतलब बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयोगिता में लोकोक्ति कौन हो जाएगा। बहुत कंजूसी होना, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्याह, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम आपको एक थोड़ा सा उदाहरण बताएं कि जैसे पप्पू अपने बेटे को स्कूल भेजता है लेकिन उसे किताबें नहीं बनाता है। मतलब क्या हुआ कि वो इतना कंजूस है कि कहता है कि बेटा जाइए स्कूल जाओ, लेकिन किताबें नहीं देता है। ठीक है ना, तो मतलब होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। जब दो विपरीत हों, जैसे हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपका ऊपर, फिर अगर बोल देते हैं नीचे, तो आप जो डैश ये लगाते हैं, डैश क्या होता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे योजक बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पर किस कारक का परसर्ग है। मतलब आपको हमने बताया है कारक, और कारक में जो पर लगा होता है किस में होता है, में, मैं, पर। मतलब कह सकते हैं संप्रदान में को होता है, अपदान में से होता है, संबंध का की के होता है, अधिकरण में पर, में, मैं, पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अधिकरण में होता है। ठीक है, किस में होता है, अधिकरण। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जहाज, कैसा है, जलपान, जमीन और जुलूस। तो यहाँ पर आप जवाब किसको देंगे। यहाँ पर सही जवाब जमीन कैसा है, नहीं जमीन कैसी है, ये तो बोलते हो ना। जुलूस कैसी नहीं कैसा, है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, जमीन स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कह रहा है विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है। तो यहाँ पर देखो विराट खेलता तेज है, यहाँ पर किसको बोलोगे, तो यहाँ पर देखो इसको तो कहोगे नहीं, तेज खेलता है ये तो होगा ही नहीं, खेलता है तेज ये भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, विराट तेज खेलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्बर का विलोम शब्द क्या है। बर्बर का विलोम, बर्बर का विलोम क्या होता है। बर्बर का विलोम होता है, जैसे मान लीजिए ना बहुत कोई थोड़ा, ये समझो हमारी सिंपल भाषा में, कोई थोड़ा हरामी टाइप का है ना, हमेशा बर्राते रहता है, ठीक है ना, तो उसे बोले थोड़ा सभ्य बन जाओ। क्या बोले, बोलो सभ्य हो जाओ यार। तो यहाँ पर कह सकते हो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बर्बर का होता है क्या होता है, सभ्य होता है। ठीक है, सभ्य होता है, ये कह सकते हो उसके स्वभाव को बता रहा है ना, उसके विपरीत अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या है। ऊपर की ओर उछाला हुआ, जो ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाता है उच्छिप। क्या बोलते हैं, उच्छिप बोलते हैं। आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, यहाँ पर उच्छिप्त हो जाएगा। ठीक है, उच्छिप्त हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची एक पद तो याद रखिएगा कि पारवार, ये बहुत ही बार पूछा गया है। इस समय देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। समुद्र का पर्यायवाची देखो क्या होता है, पारवार भी होता है, और देखा जाए तो आपका क्या होता है, इसमें से आपका पयोद भी होता है, और इसमें से आपका अर्णव भी होता है। ये भी बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर द किस में होता है, बादल में होता है। किस में होता है, बादल में। इसका मतलब है ये जो आपका है समुद्र का नहीं है, ये किसका है, बादल का है। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर दिया है अनुसंगिक या आनुषंगिक। हमने आपको कई बार बताया है कि जो आपका शुद्ध होता है क्या होता है, आनुषंगिक होता है। मतलब कि आ में जो मात्रा होती है बड़ा होती है ना। तो ये आपका जवाब बिल्कुल सीधा सीधा दिया है और साफ साफ दिया है कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अभीष्ट का संधिविच्छेद होगा। अभीष्ट का संधिविच्छेद अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको देखो, अभीष्ट मतलब बड़ी की मात्रा आ रही है, बीच में बड़ी की मात्रा है, इसका मतलब छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी निकला होगा, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि है। अब यहाँ पर जो छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी कहाँ बना है, तो ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पर अभिधन आपका ईस्ट बराबर अभीष्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा है तो देखो इसे तोड़िए, तो अंत धन इम, अंत धन इम, इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन हो जाएगा, आपका जवाब सी हो जाएगा। इम आपका यहाँ पर प्रत्यय हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि काला प्रवीण में कौन सा समास है। कला प्रवीण, माफ करिए कला प्रवीण, कला प्रवीण में कौन सा है, कला प्रवीण। तो यहाँ पर कह सकते हैं कला प्रवीण, कला प्रवीण, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कला में प्रवीण। क्या बोलेंगे, कला में प्रवीण। और जहाँ विभक्ति होती है वहाँ पर आपको जरूर ये मिलेगा, ये आपके यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर देखो आपका दिया है छाया, ठीक है। और अगर आपसे बोलें कि छाया ही क्या है, ये आपका तत्सम है, ठीक है। अब ये छाया तत्सम कैसे है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो आपको होता है छां होता है। तो अब आपको पता चल गया कि छां अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, छाया ही तो होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, छाया जो है आपका तत्सम है। अब ये जो छाता है, छाता जो आपका है ये कह सकते क्या होता है, छिद्र होता है ना, छत्र होता है, ठीक है। इसको मतलब कह सकते हैं ये जो आपके हैं ये तीनों आपके क्या हैं, आपके यहाँ पर तद्भव हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। टा वर्ग, जैसे ही आप टा बोलते हैं, जैसे ही आप टा बोलते हैं तो होता क्या है कि इसमें से जो प्राण वायु होती है, प्राण वायु वो अंदर के अंदर ही रहती है और बाहर की बाहर रहती है। हाँ मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी, यहाँ पर मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। यहाँ पर देखो आपके पास दिया गया है बड़ा, छोटा ओ, ए और आपका ओ। चलिए बताइए दीर्घ स्वर आप किसको लगाएंगे। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि भैया दीर्घ स्वर तो इसमें ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन हमने एक चीज़ आपको ये बताया था कि दीर्घ स्वर जो आपका है आपका बड़ा और आपका बड़ी और आपका क्या होता है बड़ा ओ, ठीक है, ये होते हैं दीर्घ स्वर। लेकिन यहाँ पर जो आपका ए ओ और आपका होता है औ, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि ये जो स्वर होते हैं दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप इसको दीर्घ स्वर मत कहिएगा, क्योंकि अब थोड़े से आप लेवल में हैं, ठीक है, बचपन की बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब किसका हो जाएगा, 16 का ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सही विकल्प का चयन करना है। हाँ अगर आपके दिमाग में ये आया है कि भैया ये भी तो आपको डबल से बना है, तो देखो ये बना है आपके किससे, छोटा प्लस छोटा से, ठीक है। यहाँ पर छोटी जो होती बड़ी होती है वो आपकी छोटी प्लस छोटी, मतलब कह सकते हैं ये समान शब्दों से बनते हैं, लेकिन ये जो बनते हैं वो संधि वाले वर्णों से बनते हैं, ठीक है ना, ये संधि वाले वर्णों से बनते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका ए हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो कमेंट करिएगा, एक बार और अगले वीडियो में बता देंगे। कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है। कह रहा है जो वाक्यांशों के लिए शब्द आपको है आदि से अंत, आदि से अंत, आदि से अंत क्या होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा अधोपांत। आदि से अंत के लिए शब्द का प्रयोग होता है अधोपांत, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। कह रहा है बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा था। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो सहारा शब्द है, ठीक है, सहारा शब्द है, तो रेखांकित शब्द में उचित विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर सहारा, तो यहाँ पर सहारा कह रहा है अविलंब, अवलंब, अवसर या अमूल्य। यहाँ पर जवाब क्या भरेंगे, तो यहाँ पर अवलंब क्या होता है, अवलंब। जैसे मान लीजिए ये छत हो गई, छत के बीच में अगर इसमें से कोई उसको सहारा टिकाव देने के लिए बोल उसे अवलंब बोल देते हैं, ठीक है। वही चीज़ आपसे यहाँ पर आपको हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। कोई दिया है, तो यहाँ पर देखो कोई शब्द दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखो आपका परिमाण है, नापतोल तो आपका दिया नहीं है। यहाँ पर कोई शब्द जो आपका है वो कैसा है, सार्वनामिक विशेषण है। कैसा है, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, बी आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है,
कह रहा है आपसे कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। दिए गए शब्द का तद्भव, यहाँ पर दिए सभी शब्दों का तद्भव रूप क्या बनेगा? कह रहा है अट्टालिका। क्या दिया है? अट्टालिका। फिर दिया यहाँ पर अटारी, कमरा, हंसी और आपका कमरा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अट्टालिका का पूछा गया, अट्टालिका का तद्भव क्या होता है? तो अट्टालिका का होता है, क्या होता है? अटारी होता है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प बताना है। मतलब सर्वनाम का सही भेद आपको बताना है। कह रहा है घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। यहाँ पर किस प्रकार का है? संबंध है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या निजवाचक है? सही जवाब क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर आपका दिया है अपने आप। इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या बनेगा? आपका जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पर आपका निजवाचक बनेगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर देखो जो आपका होता है लघु स्वर है ना, उसमें तो कम होता है, उससे ज़्यादा आपका दीर्घ स्वर में होता है। अब यहाँ पर पूछ ही लिया गया है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा, तो भाई दीर्घ स्वर से ज़्यादा किस में लगेगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुल्लित स्वर। हमने पुल्लित स्वर को आपको बताया था कि जो आपका ओम होता है, ठीक है, क्या होता है? ओम। इसको बोलने में काफ़ी देर तक समय लगता है और इसकी मात्रा हम लोग किस प्रकार से पहले 3 बोलते हैं। जैसे आपके होते हैं ना कि दीर्घ स्वर में इस प्रकार से लिख देते हैं, उसी पर इसकी मात्रा काउंट की जाती थी, 3 काउंट की जाती थी, लेकिन अब आपकी काउंट नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण का स्थायी भाव क्या होता है? करुण का स्थायी भाव, तो करुण का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? करुण का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है भाई? शोक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, शोक हो जाएगा, ठीक है, शोक हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है जो कि जीके से है, ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता, देखो दिया है स्वतंत्रता, वो भी राजनीति। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके राजनेता होते हैं उनको बैठाने का काम जनता ही करती है और उन्हें हटाना है तो भी जनता कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा कि राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग। क्या ये बात आपकी सही मानेंगे? दूसरा है मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा बी। मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप अगर ये सोचो कि भाई जी कि जैसे आपका जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे, है ना, उनकी सरकार जरूर बनी थी लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में उनकी सरकार हट गई थी स्टार्टिंग में, लेकिन दोबारा फिर से हुए, फिर बन गए थे, अब तो हट ही गए हैं, है ना। अब आप सोचो कि मोदी जी हैं, बहुत लोगों को लगता है कि ये सरासर अन्याय कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं हटा रहे हैं। तो आपको एक कहानी बताते हैं, जैसे आपने बलबन को सुना था, बलबन का नाम सुना है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जो इल्तुतमिश थे उन्होंने एक संगठन बनाया था तुर्के चहलगामी, मतलब 40 सरदारों का एक गठन बनाया था। और उस गठन बनाने में क्या हुआ था कि वो 40 मंत्रियों के अकॉर्डिंग ही सरकार बनती थी। अब क्या हुआ, जैसे ही आपके इल्तुतमिश चले गए, जब बलबन आए थे, बलबन सबसे पहले काम किए क्या? सबसे पहले काम किए कि तुर्की चहलगामी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार सरकार बनती थी। अब जब यही नहीं रहे हैं तो बलबन अपने मन का करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये जो इस समय जो आपकी सरकार में जितने भी लोग हैं वो किसके अंडर में हैं? वो आपकी इनके अंडर में, कह सकते हैं मोदी जी के अंडर में। जो काम ये करते हैं तो करते हैं। तो वे इसमें क्या होता है कि इसमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर बहुत मनमानी करेंगे तो भैया सहयोग की जरूरत सबको पड़ेगी। जब सब सहयोग करेंगे तो भैया ये तो क्या है, इनके जो भी होंगे वो सब यहाँ पर हटेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? 52 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? 52 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपका 3 होता है, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर भैया आप मोदी के विरोधी हैं। हम भाई मोदी के विरोधी नहीं हैं, जो सरकार में होता है वही हम आपको बता रहे हैं पढ़ाने के अकॉर्डिंग। कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने आपको नहीं बताया, आपको जो होता है वही चीज़ आपको बताया, एक्स्ट्रा कोई चीज़ हमने आपको नहीं बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो ये बंटवारे की जो करती है, कौन करती है? तीसरी करती है, चौथी है, पांचवी, छठवीं? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपकी चौथी अनुसूची होती है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है?
बांके बिहारी मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? 54 का जवाब सही क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी, आपके वृंदावन में है। ये आप सबको पता होगा कि वृंदावन में है, मथुरा वृंदावन। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, याद रखिए अवध राज्य को अगर आपसे पूछे कि और क्या नाम है तो यहाँ पर कह सकते हैं इसे औध भी कहा जाता था, ठीक है। पर 1722 से आपके 1856 तक मुसलमान शासकों का शासन रहा और अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो यहाँ पर जो अवध के आपके रहे हैं वो आपके उन्होंने एक उपाधि धारण की थी। ये उपाधि धारण की थी क्या? नवाब के नाम से, ठीक है। क्या? नवाब, ठीक है। अवध के नवाब, ये तो सुने और कुछ पढ़े हैं, ये तो सुने होंगे, अवध का नवाब फलाने व ठिकाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कह रहा आपसे कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में, तो इसमें क्या होता था? बाल विवाह मतलब छोटे, है ना, छोटे ही बच्चे होते ना, 1300-1400, मतलब बहुत छोटे वालों को शादी कर देते थे। इसका मतलब है कि आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम निकाला गया जिसमें से कहा गया कि इसमें से लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की कितनी? आपकी 14 वर्ष रखी जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं बाल विवाह अधिनियम। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा या शुगर बाउल कहा जाता है? तो यहाँ पर चीनी का कटोरा पूछा है, चीनी का कटोरा, और चीनी का कटोरा यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। चीनी कटोरा आपसे पूछा गया, चीनी कटोरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वो किया था आपके बॉम्बे, अर्थात अब जो आपका है मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है ना, अगर आपको ध्यान हो तो आप जवाब दे सकते हैं कि राइटर्स बिल्डिंग जो है वो कहाँ की सरकार का ये सचिवालय भवन है? तो ये है आपके पश्चिम बंगाल सरकार की। किसकी है? पश्चिम बंगाल सरकार की ये आपके है, ठीक है, जिसकी राजधानी आपकी कोलकाता है, ठीक है। 2013 जो कि कह सकते हैं कार्यकाल इसी इमारत में था, ठीक है, बंगाल की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कह रहा है पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय या संस्था के कुलपति या चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो मदन मोहन मालवीय को तो आप जानते होंगे, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो भैया उनके जब नाती आए हैं, है ना, पोते आए हैं, तो भैया वो भी क्या करेंगे? वहीं के तो बनेंगे। ऐसा थोड़ा है कि नहीं यहाँ पर उन्होंने ये किया है तो दूसरा बना देंगे, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी, आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आपका, ठीक है। और अगला पूछा गया है कि गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो पंजाब के किस शहर में? तो ये है आपकी लुधियाना में है। कहाँ पर है? लुधियाना। यहाँ पर आपका 61 का ऑप्शन आपका बनेगा बी, आपके लुधियाना में है, ठीक है, लुधियाना। और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? सतह पर जल का एक उदाहरण है, बताइए भाई। समुद्र दिया है, कुआं दिया है, टैंकर दिया है, झील दिया है ना। तो सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण कौन होगा? झील, कुआं, समुद्र या टैंकर? देखो यहाँ पर हम लोग किसे बोलेंगे? तो एक मैक्सिमम देखेंगे, सिंपल सी बात में झील को बोल सकते हैं। किसको? झील को। अब सोचो कि समुद्र में भी है तो एक प्रकार से झील जो आपकी है एक पॉजिटिव से लेंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं मीठी आपका हो गया। यह कह सकते हैं धरातली जल या सतही जल, कि पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाला जो पानी है जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए सरिताओं या नदियों में प्रभावित होता है, और यह जल पोखर में, तालाब में, झीलों में आदि में मीठे की आर्द्र भूमियों में स्थित होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप किसे बोलेंगे? तो आप यही बोलेंगे ना, मीठे पानी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर आप ये भी सोच लिए थी कि आपकी चिल्का झील है तो ऐसी एक अपवाद के रूप में, लेकिन मैक्सिमम जो झीलें होती हैं वो आपकी मीठी होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं एक मीठे पानी के जो जल संसाधन है वो आपका झील कह सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपके होंगे नहीं, ठीक है। समुद्र तो पूरा खाली है, खारी है, ठीक है, खारा।
अगला है चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो बाधाओं का पता लगा देते हैं। याद रखिएगा ये इतनी स्पीड में उड़ते हैं कि इनके पंखे जो होते हैं ये किस एक प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे आपकी होती हैं पराश्रव ध्वनि तरंगे। ठीक है, कौन सी? पराश्रव ध्वनि तरंगे होती हैं। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? भाई आपको पता है कि हीलियम गैस वायु से भी हल्की है। ठीक है, इसीलिए तो गुब्बारे में आपको भरी जाती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यह वायु से हल्की होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट या जिंक फास्फाइड। यहाँ पर आप राइट हो जाएगा कौन सा? जिंक फास्फाइड। ठीक है, बोलते हैं फास्फाइड। ऑप्शन आपका डी जिंक फास्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सर्किट में विद्युत है या नहीं है, करंट दौड़ रही है या नहीं दौड़ रही है ना, इसके लिए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण है जो विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, संकेत दे देता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब कम से कम पर ही जल जाता है, उसे बोलते हैं प्रज्वलन तापमान। क्या बोलते हैं? प्रज्वलन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जमना और गलना ये हिमांक की मांग से कोई मतलब नहीं है, कोई जले नहीं जाएगा, मतलब जम नहीं जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रज्वलन बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जा सकता है? भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? भोजन में, तो यहाँ पर भोजन में कह सकते हैं कि रसायन जो भी मिलाते हैं उसके के लिए, किसके लिए? तो उसके संरक्षण के लिए, मतलब उसके बचाव के लिए, जल्दी से खराब ना हो। जिससे क्या होता है, मीट वगैरह होता है उसमें नमक ज़्यादा डाल दो, या आपके पास अगर अचार रखे होंगे उसमें नमक ज़्यादा डाल देते हैं, देर में खराब होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? उसके संरक्षण के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी गुणवत्ता जो होती है वो बनी रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो ये याद रखिए आपके कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फुसफुस धूल्यता से वे श्रमिक रोग ग्रसित हो जाते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। मतलब एक होता है यहाँ पर फुसफुस धूलिया, ये जो रोग होता है किसको होता है? जो कोयले की खान में कार्य करते हैं। ठीक है, कौन? जो कोयले की खानों में। ठीक है, फुसफुस धूलिता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो कोयले की खनन में उद्योग में कार्य करते हैं, उनको ये रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था किसका? तो यहाँ पर जौ है, गेहूं है, चावल है और आपका तंबाकू है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि जौ की तो आपका था, है ना, जौ का तो आपको था, इनको गेहूं था, चावल भी था, लेकिन तंबाकू यहाँ पर कह सकते हैं इनको ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब तो यही होना चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। तो 1919 में ही क्या हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो इसका मतलब है रॉलेट एक्ट के विरोध में ही तो हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? पानीपत की तीसरी या दूसरी या पानीपत की पहली? क्या बताओगे, क्या बताएंगे आप? तो भाई पानीपत की पहली लड़ाई तो हुई थी ना, जो आपके यहाँ पर जो बाबर थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। ठीक है, कर दिया था कब? 1526 में कर दिया था, तभी से तो पड़ गई थी मुगल साम्राज्य की। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख रूप कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप जो हैं वो आपके कौन हैं? तो असहयोग, सविनय आंदोलन तथा बहिष्कार। या
बहिष्कार, सविनय विद्रोह। तो सबसे पहले असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा, फिर आपका बहिष्कार। ठीक है, असहयोग, सविनय अवज्ञा, फिर बहिष्कार, ये सत्याग्रह के तीन प्रमुख आपके स्वरूप हैं जो कि एक क्रम पे होते हैं। ठीक है, क्रम से होते हैं, मतलब पहले बहिष्कार नहीं, असहयोग। ठीक है, यहाँ पर आपसे अगला पूछा है, गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी जो थे वो चाहते थे सच्चाई प्राप्त करना, किसके बल पर। वो कहते थे अहिंसा का पाठ पढ़िए, अहिंसा है ना, हिंसा मत करिए, तोड़ फोड़ मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी हो देखो, सीधे हाथ से घी नहीं निकलता है। वही बाद में हुआ, इन्होंने उंगली टेढ़ी किया, इसके बाद फिर देखते हो कि क्या हुआ, आज़ाद हो गया भारत। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका अहिंसा। ठीक है, ए नंबर अहिंसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये क्लास आपकी ख़त्म होती है। ठीक है, और अगली क्लास जो आपकी है वो 6:30 बजे से है। ठीक है आपकी, तो आप 6:30 बजे से आइएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं भाई वीडियो को पूरा देखा करिए। काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं कि सर जीके भी पढ़ाइए। भाई जीके नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये क्या पढ़ा रहे हैं, चटनी थोड़ो पढ़ा रहे हैं, रसगुल्ला थोड़ो पढ़ा रहे हैं। हम तो पढ़ा रहे हैं जो आपको पढ़ना है। पहले हिंदी पढ़ाते हैं, फिर उसमें जीके पढ़ाते हैं। ठीक है ना, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा फिर क्या है, फिर तो भाई आप ही की मर्जी है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आया है, उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा। ठीक है ना, तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक है ना, और यहाँ पर कह सकते हैं अब जल्द ही आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली एक्स्ट्रा क्लासें जो आपकी पीटी की होंगी। ठीक है ना, मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को